आई होप कि आप लोग क्रिकेट तो देखते ही होंगे। तो जब क्रिकेट में क्या होता है, जब बैट्समैन बॉल मारता है हवा में और जब फील्डर कैच करता है तो वो अपना हाथ को पीछे ले लेता है। ठीक है। तो अब वो अपना हाथ को पीछे की ओर क्यों लेता है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, इसके पीछे क्या साइंस है, वो इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे। तो ये है चैप्टर 9 और इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। पहले समझेंगे कि फोर्स क्या होता है, फिर बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या होते हैं, फिर समझेंगे कि आखिर मोशन के लॉज क्या क्या हैं, जैसे कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जानेंगे, फिर जानेंगे हम लोग इनर्शिया और मास के बारे में, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके बाद उससे हम लोग फार्मूला निकालेंगे, फिर यहाँ पर देखो ये जिसके बारे में बात कर रहा था उसके बारे में जानेंगे हम लोग, और फिर हम लोग जानेंगे थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, और फिर समझेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आखिर क्या होता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम लोग फोर्स के बारे में कि आखिर होता क्या है फोर्स। तो देखिए फोर्स जो है ना वो इनविजिबल है, जैसे कि हमारा हवा हवा तो इनविजिबल है, बट हम लोग फिर भी सांस लेते हैं कुछ ना कुछ और छोड़ते हैं बाहर, है ना। इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। उसी प्रकार से फोर्स जो है वो भी इनविजिबल होता है, बट वो हम लोगों को फील होता है। कैसे? जैसे कि आपके पापा अगर आपको एक चांटा मारेंगे, मतलब एक चांटा गाल पे, मतलब थप्पड़, तो आपको बहुत जोर चोट लगेगा। ठीक है, बहुत ज़ोर से चोट लगेगा। अब आपको ये तो नहीं दिख रहा है कि वो फोर्स आया कहाँ से, है ना। बट आपको ये दिख रहा है कि पापा का जो हाथ है वो मेरे गाल पे बज रहा है, ठीक है, पटाख से, आपको चोट लग रहा है। उसी प्रकार से जब आप बैटिंग कर रहे हो, लेट्स से कि आप बहुत अच्छे बैट्समैन हो और बॉल आया बहुत अच्छा तेज़ी से और आपने उसको डिफेंड कर दिया, यानी कि आपको बॉल को वहीं पर रोक दिया। ठीक है, अब आप ये तो नहीं जानते हो कि वो फोर्स कहाँ से आया कि बॉल रुक गया। तो इसी प्रकार से हम लोग फोर्स को ऐसा बोल सकते हैं कि पुश या पुल। जैसे कि आप जब जाते हो किसी भी स्टोर में, जहाँ पे लेट्स से कि आप कपड़ा खरीदने जा रहे हो, तो उसमें लिखा होगा डोर को पुल करो, यानी कि जब आप डोर को पकड़ के अपनी ओर खींचते हैं तो वो डोर खुल जाता है। ठीक है, लेकिन ये फोर्स कहाँ से आ रहा है, ये फोर्स क्या है, ये तो हम लोगों को दिख नहीं ना रहा है कि ये फोर्स कैसे है, कहाँ पर है, किस जगह पर है ना। बट आपने उस डोर को खींचा तो वो खुल गया। तो इसलिए फोर्स जो है वो पुश, हिट जैसे हमारा बैट है, पुल यानी कि अपनी ओर खींचना, अपने से दूसरी ओर धकेलना, इसको हम लोग फोर्स बोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि फोर्स हम लोगों को दिखता तो है नहीं, बट हम लोग जब आपको चाटा पड़ा, जब आपको थप्पड़ पड़ा, तो आपको फील हुआ ना कि हाँ भाई साहब कुछ तो जोर से पड़ा। ठीक है, जब आपने डोर को अपनी ओर खींचा तो आपको फील हुआ कि डोर तो खुल गया। तो इसलिए जब हम लोग फील करते हैं किसी भी फोर्स के इफ़ेक्ट को, या हम लोग किसी भी फोर्स के इफ़ेक्ट को सी देखते हैं, यानी कि जब हमको थप्पड़ पड़ा तो हमने देखा कि मेरा गाल जो है वो घूम गया, है ना। जब मतलब स्ट्रेट थप्पड़ पड़ा तो मेरा गाल जो है घूम गया, इसका मतलब हमारा जो फोर्स है ना, वो हमने देखा, वो हमने फील किया। यानी कि पुशिंग, हिटिंग और पुलिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, इन सब से क्या होता है, ऑब्जेक्ट मोशन में आता है। जैसे कि देखो आपका आपका ये फेस है, बहुत गंदा ड्राइंग था, बट लेट्स से कि आप ये हो, है ना, और आपके ये फादर हैं, आपका फेस इस तरफ है, आपके फादर ने ऐसा चाटा मारा, आपका फेस इस तरफ हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, आपके फादर ने आपको हिट किया, से आपको फादर ने आपको हिट किया, तो जैसे ही हिट किया तो ये इससे क्या हुआ, फोर्स जनरेट हुआ। फोर्स जनरेट हुआ तो आपका जो फेस था वो क्या हुआ, वो आपका फेस जो है वो मूव हो गया, मतलब कि घूम गया। तो इसलिए आपका फेस क्या हो गया, मोशन में आ गया। जब आप बैटिंग करते हो, जब स्लोअर बॉल मिलता है, आपने बॉल को हिट किया स्ट्रेट, ठीक है, तो वो बॉल क्या है, मोशन में आ गया। जब आप डोर को अपनी ओर खींचते हो तो क्या हुआ, डोर वो जो है वो मोशन में आ गया। इस प्रकार से वो फोर्स हुआ। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे देखो स्प्रिंग जो होता है, स्प्रिंग को जब हम लोग दबाते हैं ऐसे करके, इधर से दबा दिए, ये छोटा हो गया। जैसे हमने उसको छोड़ा तो ये क्या हुआ, जैसे हमने उसको छोड़ा तो ये दोनों तरफ फैल जाएगा। अब जब स्प्रिंग दोनों तरफ फैलेगा, इसका मतलब वो स्प्रिंग जो है मोशन में आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में आता है तब हम लोग फोर्स को फील कर सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस में। जैसे समझो कि आपकी तरफ दो बच्चे हैं, ठीक है, दो बच्चा है आपकी तरफ, ये टग ऑफ वॉर चल रहा है, ये एक रस्सी आपने पकड़ा और इस तरफ भी दो बच्चे हैं। अब ये दोनों बच्चे भी
रस्सी को खींच रहे हैं, बट ये रस्सी कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि ये रस्सी यहीं पर खड़ा है। ये जो रोप है ये भी पकड़ा हुआ है, ये भी पकड़ा हुआ है, ये रोप कहीं नहीं जा रहा है क्योंकि दोनों जो है वो लेट्स से कि 10 यूनिट ये भी लगा रहा है, 10 यूनिट ये भी लगा रहा है फोर्स। तो इसलिए जो रस्सी है वो बिना मोशन का हो गया, वो कहीं नहीं जा रहा है, ना तो इधर जा रहा है ना तो इधर जा रहा है। बट जैसे ही इधर 3 बच्चे हो गए, लेट्स से कि इधर 3 बच्चे हो गए, इधर 3 बच्चे हो गए, तो इसका जो फोर्स है वो मान लेते हैं 15 यूनिट्स हो गया, 15 न्यूटन हो गया, और इसका फोर्स 10 न्यूटन हो गया। तो ज़्यादा कौन है? ये है ज़्यादा। तो इसलिए जो रस्सी है, जो टग है, वो किधर चला जाएगा, जो रोप है वो किधर चला जाएगा, इसकी तरफ चला जाएगा। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। इसका मतलब जब दोनों अपोजिट साइड में इक्वल फोर्स लग रहा है तो वो बैलेंस्ड फोर्स हो गया। और जब दोनों साइड में या सिर्फ एक साइड में ही इक्वल फोर्स लग रहा है या ज़्यादा फोर्स लग रहा है तो वो अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो आप, इसमें जो है ये एक डब्बा है, ठीक है, एक बॉक्स है, बहुत भारी ऐसा बॉक्स है। यहाँ पे ये फोर्स कौन लगा रहा है? तो ये फोर्स लग रहा है फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स जो ऐसा फोर्स होता है जो मोशन इस साइड में जा रहा है तो हमेशा इसके अपोजिट में लगेगा, यानी कि इस साइड में लगेगा। अगर मोशन इधर से होता तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर लगता, ठीक है। तो मोशन के हमेशा उल्टा साइड में लगेगा फ्रिक्शनल फोर्स। अब ये जो डब्बा है ये बहुत बड़ा है, ठीक है, ये बहुत बड़ा डब्बा है। अब ये डब्बा को मूव करने के लिए 2 बच्चे जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको इधर मूव कर दें, है ना, हम इसको इधर मूव कर दें, बट ये मूव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इसका उल्टा साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है ये इक्वल है इसका, और ये इस साइड में लग रहा है। ये जो बच्चे दोनों इस साइड में पुश कर रहे हैं, बल्कि फ्रिक्शनल फोर्स उल्टा साइड में लग रहा है, तो इसलिए अपोजिट डायरेक्शन हो गया और इक्वल फोर्स लग गया, इसलिए ये मूव नहीं कर पा रहा है। फिर बहुत दम लगाने के बाद, बहुत हिम्मत लगाने के बाद ये जो है दोनों बच्चे ने ज़्यादा फोर्स लगा दिया। ये ज़्यादा फोर्स लग गया और इसका जो फ्रिक्शनल फोर्स था वो तो कांस्टेंट था, वो कम हो गया इसके मुकाबले में। तो इसलिए अब ये जो बॉक्स है किधर जाएगा? इस साइड में जाएगा। यहाँ पर कौन सा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड फोर्स हो गया। कौन सा फोर्स हो गया? अनबैलेंस्ड। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा फोर्स लगा दिया और ये कम फोर्स लगा पा रहा है। यहाँ पर ये उतना ही फोर्स लगा पा रहा है जितना कि फ्रिक्शनल फोर्स है, इसलिए ये बैलेंस्ड फोर्स है। ये मूव नहीं कर पा रहा है, ये अनबैलेंस्ड फोर्स है। क्लियर? अब एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर मान लो ये बच्चे लोग उसको पुश कर रहे हैं और इन्होंने इसको मूव कर दिया, ठीक है, इस साइड में मूव कर दिया। अब जैसे ही मूव किया तो इसका स्पीड में तो चेंज हो गया ना, क्योंकि ये पहले किस पे था? रेस्ट पे था, यानी कि ये तो पहले खड़ा था। फिर इसको मोशन में लाया गया, कैसे? तो फोर्स लगाया गया और ये फ्रिक्शनल फोर्स से ज़्यादा था, इसलिए ये इस साइड में मूव किया। अब जैसे ही ये मूव करेगा तो इसके पास मोशन आ जाएगा, फोर्स लगा तो मोशन आएगा। मोशन यानी कि स्पीड बनेगा, उसका कुछ ना कुछ तो स्पीड बनेगा ही ना। अब ये स्पीड तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये दोनों बच्चे अनबैलेंस्ड फोर्स इस पर लगाते रहेंगे। अब जैसे ही अनबैलेंस्ड फोर्स मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड पर इन्होंने लगा के छोड़ दिया। अब ये अनबैलेंस्ड फोर्स ये दोनों बच्चे लगा रहे थे, अब इन्होंने इसको छोड़ दिया, ठीक है, उसको उस बॉक्स को छोड़ दिया। तो ये बॉक्स जो है वो उसी वेलोसिटी से तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स उसको रेस्ट पर ना लेते आए। क्योंकि देखो ये जो फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स, ये तो हमेशा लगेगा ना, ये इसको मूव करे चाहे नहीं करे, ये तो हमेशा लगेगा, ये तो कांस्टेंट, ये तो लगते रहेगा। अब ये बच्चे ने इसको स्पीड पर लाके छोड़ दिया तो भी तो ये फोर्स लग रहा है, लेकिन जैसे ही ये जिस स्पीड पे लाके छोड़ेंगे, मान लो 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड पे लाके छोड़ दिए, तो वो ऑब्जेक्ट उस स्पीड पर चलते रहेगा जब तक कि फ्रिक्शनल फोर्स उसको अपना रेस्ट पे नहीं लेते आए। तो इसी पे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में जानते हैं। मोशन समझ गए क्या होता है? मोशन यानी कि कोई स्पीड और कोई भी ऐसा चीज़ जो मूव कर रहा है उसको मोशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में। देखो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था गैलीलियो। उन्होंने क्या किया? एक एक्सपेरिमेंट किया। सबसे पहले क्या किया उन्होंने कि एक मार्बल लाया या एक बॉल लाया और उसको इस प्रकार से इंक्लाइंड प्लेन पे ऊपर में रख दिया और दूसरे साइड में ऐसा इंक्लाइंड प्लेन रखा। अब यहाँ से इसको छोड़ दिया गया तो देखा कि ये छोड़ने के बाद इसमें जो वेलोसिटी है, इसका जो स्पीड है वो इंक्रीज़ कर जाता है और ये नीचे आने के बाद ऊपर की ओर चढ़ जाता है, थोड़े दूर तक चढ़ता है और इस चढ़ने के क्रम में इसका जो स्पीड है वो डिक्रीज़ कर जाता है। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया और आगे बढ़ने के बाद उन्होंने देखा कि अगर इस इंक्लाइंड प्लेन पे हम लोगों ने
पढ़ा है इंक्लाइन यानी कि ऐसा प्लेन जो कि ज़मीन से कुछ डिग्री बनाता हो ऊपर की ओर। मान लेते हैं कि अगर इसका 30 डिग्री है, ठीक है, और अगर इसका भी 30 डिग्री है, ठीक है। अब मान लो कि ये यहाँ से इसका हाइट अगर 5 मीटर है और इसको अगर इस जगह से बस छोड़ दिया जाए तो ये नीचे की ओर जाएगा और फिर ऊपर की ओर चढ़ेगा और चढ़ते 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 ये 5 मीटर तक ही जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसको यहाँ से हम छोड़ेंगे और दोनों का अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन अगर सेम रहेगा तो ये यहाँ से उतना हाइट तक ही पहुँचेगा जितना हाइट से हमने इसको छोड़ा था। नंबर 1 बात। दूसरा बात उन्होंने क्या किया कि मान लेते हैं कि ये 30 डिग्री था, ठीक है। अब इस 30 डिग्री को हम लोगों ने 0 डिग्री कर दिया, यानी कि इसका जो एंगल था उसको हम लोगों ने ख़त्म कर दिया और उसको स्ट्रेट कर दिया। और फिर हम लोगों ने 5 मीटर से छोड़ा। जैसे ही 5 मीटर से छोड़ा तो क्या हुआ कि जैसे ही 5 मीटर से छोड़ा तो ये नीचे की ओर जाएगा और चूंकि यहाँ 30 डिग्री नहीं बन रहा है इसलिए ये स्ट्रेट जाते 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 हमेशा तक चलते जाएगा, ठीक है, हमेशा तक चलते जाएगा। लेकिन क्या ऐसा कभी होता है कि आप देखो खुद से करके ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो, खुद से कोई भी एक ऐसा इंक्लाइंड प्लेन ले करके उस पर छोड़ देना और देखना कि क्या वो हमेशा जाते रहता है, हमेशा वो मोशन में रहता है? बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा काम करता है। हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा मोशन के उल्टा साइड में काम करेगा और वो हमेशा काम करेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम लोगों ने देखा कि ये जो है नीचे की ओर जाएगा तो कुछ देर जाने के बाद ये रुक जाएगा क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है। तो गैलीलियो साहब का ये आइडिया था कि ऐसा जो है वो सिचुएशन बन सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो वो मोशन जा रहा था स्ट्रेट लाइन में उसको रोकने के लिए एक उल्टा साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगा। इसलिए अनबैलेंस्ड फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है कि मोशन को चेंज करने के लिए, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है मोशन को चेंज करने के लिए। स्पीड में जा रहा था, फिर ये धीरे होगा और फिर ये जाकर के रुक गया। लेकिन कोई नेट फोर्स नहीं चाहिए यूनिफॉर्म मोशन को सस्टेन करने में। यानी कि जब यहाँ से हम लोगों ने छोड़ा इसको तो जैसे मैंने बोला यहाँ पर कोई मोशन नहीं, कोई फोर्स नहीं लगाया गया है, बस को छोड़ दिया गया तो ये जाते रहा जाते रहा जाते रहा जाते जाएगा। बट ऐसा प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि हमेशा फ्रिक्शनल फोर्स लगता है और उल्टी साइड में लगता है, इसलिए कुछ दूर जाकर के ये रुक जाता है। तो रोकने के लिए अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए लेकिन उसको मोशन में हमेशा रखने के लिए कोई फोर्स का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो ये गैलीलियो साहब का आइडिया था। उसके बाद न्यूटन ने क्या किया कि गैलीलियो साहब का इस आइडिया को और पढ़ा और पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने 3 फंडामेंटल लॉज ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बताया। तो पहला जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था वो था कि कोई भी ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहेगा जब तक कि उसमें कोई एक अलग से फोर्स अप्लाइड नहीं होता है। यानी कि अगर मान लो कि आप सोए हुए हो, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो आप सोए हुए हो, आप सोए हुए हो, अब आपको सुबह उठना है, उठ के ब्रश करना है। अब आपके मन में एक फोर्स आया कि हमको सुबह उठना पड़ेगा, ठीक है, तब ना आप उठोगे। तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट में भी जब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मान लो कि बैट बॉल खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट खेलने के बाद आपका बैट से जब बॉल लगा तो वो बॉल चाहेगा कि उसी स्पीड से वो हमेशा जाते रहे, हमेशा जाते रहे, हमेशा जाते रहे, बट वो नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है उसके उल्टा साइड में, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट लॉ है वही बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट वो या तो स्टेट ऑफ रेस्ट में रहना चाहेगा या हमेशा वो यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा किसी भी स्ट्रेट लाइन में, जब तक कि कोई ऐसा फोर्स उस पर ना लग जाए कि उसको अपना मोशन चेंज करना पड़े, अपना स्टेट को चेंज करना पड़े। यानी कि अगर कोई सोया हुआ है तो उसको उठाने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा, अगर कोई चलते रहता है तो उसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ फोर्स लगेगा। अब ये जो टेंडेंसी है कि अनडिस्टर्ब ऑब्जेक्ट को या तो रेस्ट में या तो उसको मूव करते रहने में रहना चाहिए, उसको बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। यानी कि अगर कोई मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो या तो जब तक, मान लो कि एक ताला रखा हुआ है, ठीक है, ताला रखा हुआ है या फिर बॉल रखा हुआ है ज़मीन पर, जब तक आप उसको हाथ से उठाओगे नहीं तब तक वो उठेगा नहीं, तब तक वो मोशन में नहीं आएगा, जब तक आप उसको फेंकोगे नहीं तब तक वो मोशन में नहीं आएगा। तो यानी कि वो रेस्ट में रहेगा, हमेशा चाहता है वो रेस्ट में रहे जब तक आप उस पर फोर्स नहीं लगाओगे। या फिर आप जब फेंकोगे उसको तो जब तक आप बैट नहीं लगाओगे, उस पर बॉल फेंक रहे हो, बैट नहीं लगाओगे, तब तक वो अपना मोशन चेंज नहीं करेगा। तो इसी प्रकार से कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो चाहता है कि या तो वो स्टेट में रेस्ट में रहे या फिर वो हमेशा मूव करता रहे। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं इनर्शिया। इसीलिए फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग बोल सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ओके,
अब कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि समझो कि मोटर बाइक में आप जा रहे हो या फिर कार में जा रहे हो, ठीक है। कार जो है वो ऐसा मान लो, ये कार है, एक बढ़िया सा कार बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये तो कार नहीं बना अच्छा सा, खैर हटाओ। तो ये कार में जा रहे हो आप, कार में ये मोशन में जा रहा है, 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 अचानक से आपने ब्रेक मारा। आप बैठे हुए हो, जैसे ही ब्रेक मारा तो आप क्या करोगे, आगे की ओर गिरना चाहोगे, ठीक है। आपने ब्रेक मारा, तो ब्रेक मारा तो ये इसका चक्का जो है वो, इसका जो व्हील्स है वो रुक जाएगा और आपको लगेगा कि आप आगे गिरने वाले हो, ठीक है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका जो बॉडी है वो हम रेस्ट में आ गया, ठीक है। और वो जो आपका जो कार है वो मोशन में जा रहा है, जा रहा है, वो चाहता है कि हमेशा हम मोशन में ही जाए, हम एक पर्टिकुलर स्पीड में जाए, पर्टिकुलर वेलोसिटी में जाए, एक कांस्टेंट वेलोसिटी में जाए। लेकिन अचानक से आपने क्या किया, उस पर फोर्स लगा दिया, आपने उसको ब्रेक मार दिया, तो उसका मोशन डिस्टर्ब हो गया, यानी कि आपका जो कार का इनर्सिया है वो चेंज हो गया, इसलिए आप पर जो है वो फोर्स लगा दिया, और आप पर जो फोर्स लगाया तो आपने आपको वो आगे की ओर धकेल दिया, ठीक है। इसलिए कार में जो है वो हमेशा सीट बेल्ट रहता है। सीट बेल्ट क्या करता है, तो सीट बेल्ट आपको आगे गिरने नहीं देता और आपको बस वो बीच में ही रोक लेता है, ठीक है। उसी प्रकार से जब कोई भी बस स्ट्रेट जा रही है, स्ट्रेट जा रही है और अचानक से वो लेफ्ट टर्न ले ले, तो आप राइट की ओर गिरते हो इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए, और आपका जो ये उल्टा साइड में फोर्स लग रहा है, ठीक है। आप लेफ्ट में जा रहे हो तो आप राइट में गिरोगे, गिरना चाहोगे, बट आप बच जाते हो क्योंकि वहाँ पर खिड़की वगैरह रहता है, इसलिए, ठीक है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कर लो अच्छे से समझने के लिए। एक बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, ये करना आप जरूर जरूर, ये एक्सपेरिमेंट करना, ठीक है। क्या करो कि एक टम्बलर ले लो, यानी कि ग्लास ले लो, ग्लास के ऊपर में एक कार्ड रखना, थोड़ा मजबूत कार्ड रखना, एकदम पेपर मत रख देना, थोड़ा सा अच्छा सा कार्ड रखना, और उसके ऊपर में 1-2 रुपया का कुछ सिक्का रखना, और जोर से कार्ड को हिट करना, देखना कार्ड जो है वो ऊपर फेंका जाएगा, और आपका जो सिक्का है यानी कि जो आपका कॉइन है वो नीचे ग्लास में गिर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे ही आपने इसको मोशन दिया, तो ये जो आपका सिक्का था वो रेस्ट में था, उसको मोशन तो फील हुआ नहीं, वो जैसे ही आगे बढ़ा आपका जो सिक्का है वो नीचे की ओर चला गया, वो इसके साथ में नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको मोशन नहीं फील हो रहा है, वो चाहता है कि वो रेस्ट पर ही रहे। तो ये था इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया के बारे में तो हम लोगों ने समझ लिया, ठीक है। अब मास के बारे में समझ लेते हैं। तो मास यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में, किसी भी ऑब्जेक्ट में कितना उसके अंदर सामान है, या फिर कितना उसके अंदर क्या कह सकते हैं सब्सटेंस है, उसको मेज़र करने के बाद हम लोग पता करते हैं मास के बारे में। अब इनर्शिया और मास का बात हो ही रहा है, तो आप समझो कि आप एक साइकिल, ये एक ट्रेन है, ठीक है, बहुत बड़ा वाला ट्रेन है, ये एक ट्रेन है, और आपका एक साइकिल है, ठीक है। अब आपने क्या किया, साइकिल से इस ट्रेन को मारा टक्कर। अब ट्रेन का क्या होगा, ट्रेन का तो कुछ नहीं होगा, क्यों 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 कुछ नहीं होगा, क्योंकि ट्रेन का जो मास है वो बहुत ज़्यादा है और जो साइकिल का मास है वो बहुत कम है। इसका मतलब इनर्शिया, या फिर आप कहो कि मास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले करता है रोल फोर्स को लगाने में, ठीक है। अब इनर्शिया का अगर बात करें तो हम लोग एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। समझो कि एक ट्रेन है, अगेन एक ट्रेन है, ठीक है, और एक कार्ट है, ठीक है। अब ट्रेन को स्टार्ट होने में अब देखो 15-20 इंजन रहता है, कार्ट को यानी कि एक क्या कहो आप, ठेला, ठेला को स्टार्ट करने में बस आपको ज़रा सा हाथ का ज़रूरत पड़ता है, आपने उसको पुश किया, ठेला स्टार्ट हो गया, मतलब ठेला दूर की ओर चला गया, वो मोशन में आ गया। लेकिन ट्रेन को स्टार्ट करने में 2-3 मिनट लगता है उसको, इनफैक्ट 2-3 मिनट तो नहीं कहते बट 10 सेकेंड तो लगता ही है, उतना इंजन होने के बावजूद। इसका मतलब उतना इंजन रहने के बाद, उतना पावर, उतना फोर्स लगाने के बाद जो है वो ट्रेन मूव करता है, ठीक है। या आप ऐसे समझो कि अगर ट्रेन है तो ट्रेन का मास बहुत ज़्यादा है, उसका वजन बहुत ज़्यादा है, आप उसको हाथ से तो पुश नहीं कर सकते। लेकिन कार्ट यानी कि ठेला, उसका जो वजन है वो बहुत कम है, आप उसको हाथ से पुश कर सकते हो, ठीक है। तो इससे हम लोग क्या समझे कि जिसका ज़्यादा मास रहेगा उसका इनर्शिया भी ज़्यादा होगा, जिसका छोटा मास रहेगा उसका इनर्शिया भी कम रहेगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि जो ट्रेन है उसको पुश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बहुत ज़्यादा फोर्स लग रहा है, और वो जो ट्रेन है उसका जो इनर्शिया यानी कि उसको रहने का, यानी कि उसको रेस्ट में रहने का जो मेजरमेंट है, ठीक है, उसको हम लोग मास बोल सकते हैं, ठीक है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ए मेजर ऑफ इट्स इनर्शिया, कि उसको रेस्ट में रहना है, यानी कि ट्रेन को रेस्ट में रहना है, तो उतना फोर्स उसका, उसके बाद जो हम लोग उसका वजन नापेंगे वो हो गया उसका मास। वैसे ही जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तब जब उसका हम लोग वजन नापेंगे तो उसको बोलेंगे हम लोग मास।
तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि मास क्या है और इनर्शिया क्या है। अब हम लोग समझते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हमने अनबैलेंस्ड बैलेंस्ड फोर्स के बारे में देखा, इनर्शिया मास के बारे में देखा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन जानने से पहले कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस ले लेते हैं। जैसे देखो, टेनिस जब खेला होता है तो टेनिस बॉल अगर किसी प्लेयर को हिट कर जाए तो उतना कुछ खास नहीं लगता है, लेकिन जब क्रिकेट बॉल बहुत तेज़ी से अगर किसी बैट्समैन को या फील्डर को या स्पेक्टेटर्स को लगे तो उसको अच्छा खासा हिट हो सकता है, उसको प्रॉब्लम हो सकती है, उसको इनफैक्ट उसको हॉस्पिटल तक भी ले जाया जा सकता है। ठीक है, एक छोटा सा बुलेट जो कि बहुत कम होता है, उसका मास बहुत कम होता है, वो जब कोई आदमी अगर बुलेट शूट करता है यानी कि गोली मारता है तो दूसरा आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है, उसी प्रकार अगर कोई ट्रक है वो अगर किसी जगह पर खड़ा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन जब वो 5 मीटर पर सेकेंड या फिर 10-20 किलोमीटर या फिर 50-60 किलोमीटर के स्पीड पर भी जा रहा है और किसी आदमी को टक्कर मारेगा तो वो आदमी मर सकता है। इसका मतलब अगर कोई भी चीज़ को एक्सलरेशन करना होगा यानी किसी चीज़ को मोशन में लाना होगा तो जितना, जैसे मैंने पहले बताया था ट्रेन और कार्ट का एग्जांपल, जितना ज़्यादा मास होगा उसका उतना ज़्यादा उसमें फोर्स देना पड़ेगा। ठीक है, इसी चीज़ को न्यूटन साहब ने एक नया वर्ड निकाला था, उसका नाम था मोमेंटम। तो न्यूटन साहब ने क्या बोला, मोमेंटम के बारे में बताया। तो मोमेंटम क्या होता है, तो मोमेंटम को हम लोग डिफाइन कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, यानी कि मास और वेलोसिटी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तब जो निकलेगा उसको बोलेंगे मोमेंटम। मोमेंटम में डायरेक्शन भी होता है, यानी कि मोमेंटम नॉर्थ की ओर, साउथ की ओर, किसी भी ओर जा सकती है, और उसमें मैग्नीट्यूड यानी कि उसका एक कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है। ठीक है, उसका एसआई यूनिट का बात करें तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मास का क्या निकला केजी और वेलोसिटी का क्या निकला मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये था मोमेंटम का एसआई यूनिट। एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक कार खड़ा है, दो आदमी उसको पुश कर रहे हैं लेकिन वो कार हिल नहीं पा रहा है। बहुत देर पुश करने के बाद, इनफैक्ट 1-2 मिनट पुश करने के बाद वो जो कार है वो हिलने लगता है, यानी कि वो कार का जो मोशन था वो चेंज हुआ, उसमें फोर्स चेंजेस हुए और वो जो कार है उसका मोमेंटम बदल गया। ठीक है, मोमेंटम यानी कि क्या है, मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट, यानी कि मास उसका और वेलोसिटी का प्रोडक्ट से मोमेंटम उसका चेंज हो गया। यानी कि मोमेंटम जो चेंज होता है वो टाइम पर भी डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कार हिल नहीं रहा था, लेकिन 1-2 मिनट रुकने के बाद उस पर लगातार फोर्स डालने के बाद वो कार हिला, कार का मोमेंटम चेंज हो गया। इसका मतलब जो मोमेंटम है वो टाइम पर भी डिपेंड करता है। तो इसका मतलब हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो मोमेंटम लगा वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास पर, वेलोसिटी पर, इनफैक्ट मोमेंटम नहीं, जो फोर्स लगा वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, मास, वेलोसिटी और टाइम पर। ठीक है, इन सब चीज़ों पर ये जो फोर्स है वो डिपेंड कर रहा है कि उसका मोमेंटम चेंज किया जाए। तो यही चीज़ हमारा सेकेंड लॉ ऑफ मोशन बोलता है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम यानी कि उसका स्पीड, उसका डायरेक्शन चेंज करने के लिए उसका जो रेट होगा चेंज करने के लिए वो उतना ही प्रोपोर्शनल होगा उस पर कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी कि इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, यानी कि F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं कि क्या बनता है। तो अब इसका हम लोग मैथमेटिकल प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन करते हैं। तो देखो, इनिशियल वेलोसिटी ले लो u, पहले लेते थे, फाइनल वेलोसिटी ले लो v, टाइम ले लो t, और f ले लो फोर्स। ठीक है, अब इनिशियल में क्या होगा, p इज इक्वल टू एम इंटू वी, वेलोसिटी कितना है u, अच्छा m जो है वो मास हो गया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है एम यू, तो p1 यानी कि इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया एम यू, फाइनल मोमेंटम क्या हो गया एम बी। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम यानी कि p2 माइनस p1 यानी कि एम भी माइनस एम टू। रेट ऑफ चेंज मतलब कि सॉरी रेट ऑफ चेंज नहीं, बस चेंज इन मोमेंटम, चेंज यानी कि कितना चेंज हुआ, तो फाइनल वाला माइनस पहला वाला है ना। हम लोग क्या करते हैं कि कितना रन बनाए, तो मान लो अगर कोई बैट्समैन रन बनाया 250 से 300 के बीच में वो खेला तो कितना बनाया 300 माइनस 250 50, तो वैसे ही लास्ट वाला और माइनस फर्स्ट वाला, तो एम भी माइनस एम यू, यानी कि एम को कॉमन रखेंगे, भी माइनस यू कर देंगे। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या लगता है, हमेशा टाइम लगता है, तो एम इंटू वी माइनस यू बाई टी, हम लोगों ने पहले ही पढ़ा था वी माइनस यू बाई टी क्या होता है, ए होता है। ठीक है,
तो m इंटू ए हो गया। ठीक है, यहाँ से क्लियर करो। अब ये जो प्रोपोर्शनल था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब भी हटाएंगे तो क्या लगाएंगे, जब इज इक्वल टू लगाएंगे तो हमेशा एक कांस्टेंट लगा देंगे k। ठीक है, तो ये जो कांस्टेंट है k और m और v माइनस यू बाई टी को क्या हो गया, a हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने क्या निकाला, f इज इक्वल टू के एम ए। अब k जब 1 हो जाएगा तो m और a बचेगा बस, तो f इज इक्वल टू क्या बना, m इंटू ए, यानी कि फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एसलरेशन, यानी कि जितना मास होगा और जितना एसलरेशन होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फोर्स निकलेगा। अब हम लोग इसको एवरीडे लाइफ में, यानी कि हमारा प्रैक्टिकल एग्जांपल अब फिर से देखते हैं कि कैसा होता है। तो जो चैप्टर का स्टार्टिंग में मैंने बात किया था कि जब फील्डर कैच करता है बॉल तो वो अपना बॉल को धीरे धीरे पीछे की ओर खींच लेता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ऊपर से जो बॉल आ रहा है, बॉल का मान लो मास कुछ भी है, 100 ग्राम है, लेट से 100 ग्राम है। ठीक है, और वो मान लेते हैं कि 10 का स्पीड से आ रहा है, वेलोसिटी से आ रहा है। अब उसका हाथ में बॉल पकड़ा, अब वो बॉल हाथ को क्या किया, नीचे किया, तो उसका टाइम जो है वो इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ टेकिंग इंक्रीज़ हुआ। जैसे ही टाइम इंक्रीज़ हुआ तो फोर्स क्या होगा, गिर जाएगा, यानी कि फोर्स जो है वो कम हो जाएगा। जैसे देखो, टी अगर इंक्रीज करेंगे तो एफ जो है वो ऑब्वियसली गिरेगा ना, क्योंकि ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल चल रहा है। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ पर वो अपना हाथ को पीछे की ओर खींचा, वो टाइम को बढ़ा दिया। जैसे ही टाइम को बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन बॉल का नीचे गिर गया, और जैसे ही एक्सेलरेशन बॉल का बहुत नीचे गिर गया तो फोर्स जो है वो भी बहुत कम हो गया। अब अगर मान लो कि वो अपना हाथ को नीचे की ओर नहीं खींचता तो उसको चोट, यानी कि उसको फोर्स बहुत ज़्यादा एहसास होता, उसको अच्छा खासा चोट भी लग सकता था। अब देखो, अगर कोई एथलीट, आप अगर जिम्नास्टिक्स वगैरह देखे होंगे ओलंपिक्स में, तो देखना कोई एथलीट दौड़ते हुए आता है, एक खंबे वगैरह पे लटकता है और ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, तो यहाँ पर नीचे की ओर एक गद्दा रहता है या फिर सैंड रहता है। ऐसा क्यों किया जाता है, क्योंकि जब एथलीट नीचे गिरेगा तो गद्दे पर जैसे ही वो नीचे गिरा तो गद्दा थोड़ा सा टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड, 1 सेकेंड, इस टाइम को वो रोक देता है। जैसे ही वो टाइम को रोका, यानी कि वो बढ़ा दिया टाइम को, किस में, मोमेंटम एक्सेलरेशन को कम करने के लिए वो टाइम को बढ़ा दिया, तो फोर्स ऑब्वियसली कम हो जाएगा। सैंड में भी सेम चीज़ है। ठीक है, तो बस यही है कि अगर टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स जो है वो भी कम हो जाएगा। अब देखो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लोग निकालते हैं सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कैसे निकालेंगे, तो देखो F इज इक्वल टू एम ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, टी को इधर ले लिए, एफ टी इंटू इज इक्वल टू एफ बी माइनस एम यू। अब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता था कि जो जैसा है वैसा ही रहना चाहिए, वो वैसा ही रहना चाहता है। ठीक है, तो इसका मतलब एफ जीरो होगा जब वी अगर यू के बराबर होगा, यानी कि अगर व्यू 10 हुआ तो ये भी 10 हो जाएगा, और एम अगर 10 हुआ ये भी, तो 10 हुआ तो 10 मतलब 100 माइनस 100 इज इक्वल टू 0, तो एफ जो है वो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब टी टाइम कुछ भी हो जाए, मान लेते हैं कि 10 मीटर हो जाए, 10 मिनट हो जाए या 10 घंटा हो जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि एफ तो 0 है। तो इसलिए जब u और v बराबर होगा तो अगर u 0 हुआ तो v भी 0 होगा, अगर v 0 हुआ तो u भी 0 होगा। इसलिए हमेशा फोर्स जो है वो अपना रेस्ट पे रहना चाहता है या फिर वो हमेशा मोशन में रहना चाहता है। ठीक है, अब ये एक छोटा सा एग्जांपल है, इसको आप देख के सॉल्व कर सकते हो। 2-3 एग्जांपल दिया गया है, अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया गया। अब थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में हम लोग जानेंगे, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में जानेंगे, और फिर हमारा हो जाएगा छुट्टी। ठीक है, सो लेट्स डू दिस। तो अब हम लोग जानते हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। जब हम लोग छोटे थे, क्लास 9 में पढ़ते थे, तो हम लोगों को बुलाया जाता था, मतलब हम लोग दोस्त से बात करते थे कि थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। तो हम लोग बोलते थे कि मैं एक चांटा तेरे को मारूंगा, तुम एक चांटा मेरे को मारना, यही है थर्ड लॉ ऑफ मोशन। यानी कि एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, मैंने तेरे को मारा, तूने मुझे मारा, फिनिश बात है ना। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट exerts a force on another object, the second object instantaneously exerts a force back on the first। यानी कि पहला चाटा मैंने मारा, मैंने फोर्स तेरे पर लगाया, तूने पटक से मुझे दूसरा चाटा धर दिया, मतलब दूसरा चाटा तूने मुझे मार दिया, यानी कि तूने भी फोर्स लगा दिया। तो ये जो दोनों फोर्स लगाना, इसमें अब फिजिक्स में आ जाते हैं। तो ये जो दोनों फोर्स लगा, ये हमेशा
मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगा, यानी कि मैंने अगर 10 न्यूटन से चाटा मारा तो वो भी मुझे 10 न्यूटन से चाटा मारेगा। मैंने अगर उसको लेफ़्ट साइड से मारा तो वो मुझे राइट साइड से मारेगा। यानी कि हमेशा इक्वल रहेगा मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन में हमेशा अपोजिट रहेगा। ठीक है, ये जो फोर्सेस होते हैं ये अलग अलग ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं और हमेशा कभी भी, इनफैक्ट हमेशा छोड़ो, कभी भी एक ही ऑब्जेक्ट पे काम नहीं करेंगे। यानी कि पहले मैंने उसके गाल पे मारा, फिर उसने मेरे गाल पे मारा, यानी अलग अलग ऑब्जेक्ट का बात हुआ। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा गेम ऑफ फुटबॉल में। ठीक है, तो फुटबॉल मैच में क्या होता है, दोनों प्लेयर अगर दौड़ रहा है एक दूसरे के तरफ बॉल को लेने के लिए और दोनों लेट से कोलाइड कर गया, यानी कि दोनों आपस में लड़ गया, तो लड़ने के बाद दोनों को चोट लगता है। ठीक है, दोनों को चोट लगता है, क्यों? क्योंकि दो फोर्स यहाँ पर काम कर रहा है, इधर से जो दौड़ रहा है उसका भी, उधर से जो दौड़ रहा है उसका भी। अब ये जो दोनों अपोजिंग फोर्सेस होते हैं इनको बोलते हैं एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। यानी कि अब मान लो कि जो नॉर्थ से दौड़ते हुए आ रहा है उसको आप एक्शन फोर्सेस मान लो, और जो साउथ से दौड़ते हुए जा रहा है उसको आप रिएक्शन फोर्सेस मान लो, जब लग गया तब, या फिर वाइस वर्सा। अब एक और एग्जांपल देख लो, ये है एक स्प्रिंग बैलेंस। इसमें देखो बी जो है वो वॉल से अटैच्ड है। ठीक है, आप देख सकते हो कि ये वॉल से अटैच्ड है यहाँ पर, और ये जो है इससे अटैच्ड है स्प्रिंग से। अब आप क्या करो कि इसको अपनी ओर खींचो। जैसे ही अपनी ओर खींचोगे तो मान लो कि इसका रीडिंग अगर 5 मीटर का दिखाएगा तो इसका रीडिंग भी 5 मीटर का दिखाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये इक्वल और अपोजिट जा रहा है। ठीक है, दोनों, यानी कि अगर आप ए को, जिसको आप अपनी ओर खींच रहे हो, उसको अगर आप एक्शन फोर्स मानोगे तो इसका रिएक्शन भी उतना ही हुआ। यानी कि ये 5 मीटर गया तो ये भी 5 मीटर गया। ठीक है, तो इसका रिएक्शन भी उतना ही हुआ, इक्वल हुआ, अपोजिट हुआ। ये आप इधर खींच रहे हो, इसका रिएक्शन इधर हो रहा है। देखो ये दिख रहा है ना स्प्रिंग बैलेंस, यानी कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ठीक है, तो ये इक्वल और अपोजिट हुआ। तो ये स्प्रिंग बैलेंस से आप समझ सकते हो कि जो फोर्स है वो इक्वल और अपोजिट की ओर जा रहा है। एक और आप देख लो कि ये बुलेट की तरफ। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब खतरनाक और पॉपुलर एग्जांपल है। इसमें क्या होता है कि आप किसी को गोली मार रहे हो, लेट्स से कि कोई सिपाही किसी मुजरिम को गोली मार रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बुलेट है। ठीक है, अब बुलेट को ये इस तरफ पुश कर रहा है, तो इसके लिए इक्वल और अपोजिट रिएक्शन तो लगेगा ही ना। अब ये इक्वल करने के लिए उल्टा साइड में इसका जो गन का रिकॉइल फोर्स है वो उल्टा साइड में काम कर रहा है। तो अब आप सोचोगे कि ये बुलेट बहुत दूर जा रहा है बट ये यहीं पर रह जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है कि ये जो गन है ना ये बहुत भारी है, इसका मास ज़्यादा है और इस बुलेट का मास बहुत कम है, इसलिए ये एकदम सीधा बहुत दूर तक जाएगा और इसका जो रिकॉइल है वो यहीं पर जाकर के गिर जाएगा क्योंकि इसका मास कम है। जैसे मान के चलो एक बहुत मोटा आदमी और एक बहुत छोटा और पतला आदमी, अगर उन दोनों को आप लड़ा दोगे तो क्या होगा, ये मोटा आदमी तो यहीं का यहीं खड़ा रह जाएगा, लेकिन ये बेचारा, ये छोटा वाला आदमी, ये तो नीचे गिर जाएगा या बहुत दूर चला जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी है, बुलेट बहुत दूर जाएगा बट ये जो रिकॉइल फोर्स है गन का, उसके कारण जो रिकॉइल हुआ वो बहुत ही जरा सा मतलब बगल में ही गिरेगा। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लो कि बोट जब शोर के पास आ गया, यानी कि ज़मीन के पास आ गया, सैंड के पास आ गया, तो ये आदमी क्या करेगा, बोट के पैर पे पीछे अपना पीछे की ओर धक्का देगा, इस साइड धक्का देगा और ये आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि उल्टा साइड में धक्का दे रहा है और ये आगे की ओर बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पर ये भी देखें कि आप इक्वल और अपोजिट मास होता है। तो अब हम लोग चलते हैं अगले टॉपिक की और ये टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। हमने मोमेंटम पढ़ा था, क्या होता है मोमेंटम, m इंटू वी, पी इज इक्वल टू एम इंटू वी। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के बारे में बात करते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम बहुत ईजी है समझना, अच्छे से समझना, बहुत ईजी है। मान लो कि कोई एक बॉल है जिसका मास है एम ए, दूसरा बॉल है जिसका मास है एम बी। ठीक है, और दोनों वेलोसिटी ए और यू बी से ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ओके। अब जब दोनों एक साइड में जा रहा है और जाने के बाद दोनों भिड़ गया आपस में। ठीक है, जब दोनों आपस में भिड़ गया तो क्या हुआ, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, यानी कि ये जो है इस साइड फोर्स लगाएगा और ये जो है इस साइड फोर्स लगाएगा, इक्वल और अपोजिट। ठीक है, अब दोनों का वेलोसिटी चेंज हो गया। मान लो कि ये इनिशियल वेलोसिटी था यू ए यू बी, अब फाइनल वेलोसिटी हो गया वी ए और वी बी। क्लियर।
इतना तो समझ में आ गया। अब समझो कि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम में टी लगेगा, ठीक है। तो पहला यानी कि कोलिजन से पहले क्या था कि एम ए इंटू यू ए माइनस वी ए का, सॉरी उल्टा हो गया, देखो ए का जो है वो बिफोर यानी कि पहले, ए जो है उसका पहले क्या था, यू ए था, और लड़ने के बाद क्या हो गया, वी ए हो गया। तो इसका मोमेंटम ध्यान रखना कि पहले क्या था, यू ए और यू बी, किसका, ए का। अब बी का भी सेम है, यू बी और वी बी लड़ने के बाद, ठीक है। तो अब देखो ए का अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, एम ए फाइनल माइनस इनिशियल बाय टी, यानी कि एम ए इंटू ए, मतलब एक्सलरेशन हो गया उसका, ठीक है। और बॉल बी का भी क्या हो जाएगा, एम बी इंटू वी बी माइनस यू बी बाय टी, ठीक है। फोर्स हमने एफ ए बी इज इक्वल टू एफ बी ए, इक्वल और अपोजिट, तो एक को अगर प्लस रखोगे तो एक को माइनस रखना पड़ेगा, ठीक है, इक्वल और अपोजिट। तो इससे हम लोग ये बोल सकते हैं कि इसका फोर्स यानी कि इसका मोमेंटम कितना था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, इतना, और इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कितना था, इतना। तो इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एम ए इंटू यू ए, टी टी कैंसिल कर दो, एम ए इंटू यू ए इंटू वी ए माइनस एम ए इंटू यू ए इज इक्वल टू एम माइनस एम बी इंटू वी बी प्लस एम बी इंटू यू बी। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बनेगा एम ए इंटू यू ए प्लस एम बी इंटू यू बी इज इक्वल टू एम ए इंटू वी ए प्लस एम बी इंटू वी बी, यानी कि ए का, यानी कि ए मास वाला जो बॉल था उसका इनिशियल वेलोसिटी प्लस बी मास वाले बॉल का इनिशियल वेलोसिटी, दोनों को ऐड करने के बाद फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए मास वाले बॉल का और फाइनल वेलोसिटी ऑफ बी मास वाले बॉल का इक्वल होगा। बस यही है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि ना तो कोई मोमेंटम लॉस हुआ, ना तो कोई मोमेंटम इधर उधर गया, ठीक है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी कि ये एक आइडियल कोलिजन में सम ऑफ मोमेंटा ऑफ द टू ऑब्जेक्ट्स मास ए मास बी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू द सम ऑफ मोमेंटा आफ्टर द कोलिजन प्रोवाइडेड दैट देयर इज नो एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्टिंग ऑन देम। यहाँ पर कोई फोर्स ऊपर से उसके बीच में नहीं लग रहा था, इसलिए इसका मोमेंटम जो है वो कंजर्व हो गया। ये प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है, ये प्रैक्टिकल ऑलमोस्ट नहीं है, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स ये वगैरह बहुत कुछ लगता ही है, तो इसलिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। अब ये सब छोटे मोटे एग्जांपल्स हैं, ये आप खुद कर सकते हो। आई डोंट थिंक सो कि हमको बताना पड़ेगा उतना, बहुत इजी है, बस दिमाग लगाओ और बनाते जाओ। एंड ये सब बनाने के बाद इसका फ़ोटो खींच के कमेंट सेक्शन में डाल देना। उसके बाद जो आपका होमवर्क है, ठीक है, वो ये है कि जितना भी इसका क्वेश्चन आंसर्स है, जितना भी इसका क्वेश्चंस है, खास करके न्यूमेरिकल्स, सब बनाओ, और सब बनाने के बाद एक पेज में लिख के कॉपी में फ़ोटो खींच के कमेंट में डाल दो, फिर हम उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। एंड फिर उसके बाद डिस्कशन किया जाएगा। सो दैट्स इट, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कुछ भी पूछना या बताना है तो कमेंट करो, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।